हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए जेआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर हाजिर हूं और वो है सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन से संबंधित दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं। एक होता है एमएचपी, मिनिमम होल्डिंग पीरियड, और एक होता है मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट। ये दोनों ही बड़े खास हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं, इनको समझना जरूरी है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। दूसरी खास बात, ये सीरीज आपकी 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज है। हमारी पूरी टीम इस सीरीज के अंतर्गत आपके लिए अपने अपने सब्जेक्ट से जुड़े हुए सेशंस ला रही है अलग अलग समय पर। इन सेशंस को जरूर देखिए, इसकी मदद से आपके कॉन्सेप्ट काफी इंप्रूव होंगे और अपने एग्जाम को आप आसानी से समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो पाएगा। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज लेक्चर नंबर 32 है, मॉड्यूल बी से जुड़ा हुआ। आप सभी साथियों का स्वागत है। मॉड्यूल बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल पर आपकी नजर होनी चाहिए। पिछली क्लास में सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। आज उसी से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को रिकॉल कर लेते हैं। बैंकों के द्वारा कई प्रकार के लोन मार्केट में डिस्बर्स किए जाते हैं, जैसे कि होम लोन हो गए, एजुकेशन लोन हो गए, ऑटो व्हीकल लोन्स हो गए, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स हो गई। तो इन लोन्स, जो कि एक प्रकार का असेट है बैंक का, इनको सिक्योरिटाइज किया जाता है एक पूल के तहत। कहने का मतलब है एक प्रकार की सिक्योरिटीज को, जो होमोजेनस सिक्योरिटीज हैं, होमोजेनस लोन्स हैं, जिन पर इंटरेस्ट रेट, रिस्क, टेन्योर एक जैसा है, उनको इकट्ठा किया जाता है और एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनीज को ट्रांसफर कर दिया जाता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनीज जो होती हैं, इसके एवज में बैंक को डायरेक्ट कैश फ्लो कर देती हैं, तो इससे बैंक की लिक्विडिटी मेंटेन हो जाती है। दूसरी चीज, जितना भी असेट ट्रांसफर किया गया है वो असेट बैंक की बैलेंस शीट से हट जाता है और वो एसपीवी की बैलेंस शीट में चला जाता है। इससे बैंक की बैलेंस शीट और स्थिर हो जाती है और स्ट्रेंथन हो जाती है। तो यहां पर उसी के बारे में बताया गया है। सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनलिक्विड एसेट्स, जैसे कि लोन्स, इनटू अ मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच कैन बी सोल्ड टू इन्वेस्टर्स। अब जो लोन्स पूल किए गए हैं और उन्हें एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास ट्रांसफर किया गया है, वो उसे रीपैकेज करती है एक मार्केटेबल सिक्योरिटी के फॉर्म में और फिर इसे मार्केट में सेल कर देती है इन्वेस्टर को, जिसे आप बोलते हैं थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स। तो इससे बैंक का अपना फायदा हो रहा है, बैंक का लिक्विडिटी मैनेज हो रहा है, एसपीवी अपना इंटरेस्ट कमा रही है। तो ये प्रोसेस सिक्योरिटाइजेशन कहलाता है। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझे सिक्योरिटाइजेशन को, तो ये एक प्रकार की फाइनेंशियल प्रैक्टिस है, एक प्रकार का फाइनेंशियल प्रैक्टिस है जिसके तहत हम पूलिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डेब्ट्स, जैसे कि रेजिडेंशियल मॉर्गेज, ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट ऑब्लिगेशंस, इनको क्या करते हैं, पूल करते हैं इकट्ठा। जैसे कि म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स के पैसे को पूल किया जाता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोन्स जिनके नेचर होमोजेनस है उनको पूल किया जाता है और से किसको ट्रांसफर किया जाता है, एसपीवी को। एसपीवी क्या करती है, इसे रीपैकेज करती है एक मार्केटेबल सिक्योरिटी के फॉर्म में और फिर इसे फ्लो कर देती है थर्ड पार्टीज इन्वेस्टर्स को, ठीक है, एज अ सिक्योरिटीज। और ये सिक्योरिटी किस फॉर्म में होती हैं, ये बॉन्ड के फॉर्म में होती हैं, पास थ्रू सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, या फिर कोलेटराइज डेट ऑब्लिगेशन के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस। अब सिक्योरिटाइजेशन कितने स्टेज में होता है, दो स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज में बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, जो होमोजेनस सिक्योरिटीज है उनको पूल किया गया और एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया गया, ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज क्या होता है, जो एसपीवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक एंटिटी, एक फर्म होती है, एक ट्रस्ट हो सकता है, जिसका काम इस सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को पूरा करना है। इसके द्वारा इस पूल ऑफ लोन्स को या असेट्स को रीपैकेज किया जाता है, एक प्रकार की मार्केटेबल सिक्योरिटी के फॉर्म में ढाला जाता है और फिर उसे वो मार्केट में थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स को बेचती है। तो पहला स्टेज क्या है, बैंक के द्वारा जो ओरिजिनेटर है उसके द्वारा पूल ऑफ असेट बनाया जाएगा, उसको एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इसके बदले में उसे इमीडिएट कैश पेमेंट रिसीव हो जाता है। दूसरा स्टेज क्या है, यहां पर एसपीवी के द्वारा उस पूल ऑफ असेट्स को रीपैकेज किया जाएगा, उसे थर्ड पार्टी को सेल किया जाएगा और उस पर अपना बेनिफिट रिसीव किया जाएगा। तो ये तो बात होगी सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस की, जो कि मैंने कल के दिन आपको पढ़ा दिया था। और कल के दिन मैंने आपको कई दूसरी टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ाई थी, जैसे ऑब्लिगर क्या है, ओरिजिनेटर क्या होता है, एसपीवी क्या होता है, स्पॉन्सर क्या है, प्रोसेस सिक्योरिटाइजेशन का क्या होता है, ये सारी बातें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। आज की क्लास में दो और ऐसी ही टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ने जा रहे हैं जो बड़ी ही खास है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और आपको जाननी जरूरी है।
ये है मिनिमम होल्डिंग पीरियड, MHP, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मिनिमम होल्डिंग पीरियड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब बैंक के द्वारा किसी भी सिक्योरिटी यानी कि किसी भी प्रकार के लोन को सिक्योरिटाइज करने से पहले कितने समय तक अपने पास होल्ड रखना है और उस पर कब तक या कितना ईएमआई रिसीव किया गया हो, तब जाकर उस लोन असेट को हम सिक्योरिटाइज प्रोसेस के तहत डाल सकते हैं या फ्लो कर सकते हैं। देखिए क्या है ये, वो मिनिमम टाइम पीरियड है फॉर विच अ बैंक और एनबीएफसी मस्ट होल्ड अ लोन ऑन इट्स बुक्स। मतलब अपनी बैलेंस शीट में एटलीस्ट कितने समय तक उसे मेंटेन किया गया हो, उसके बाद ही वो उसे सिक्योरिटाइज कर सकती है, बिफोर सेलिंग इट फॉर द सिक्योरिटाइजेशन। यानी कि मिनिमम होल्डिंग पीरियड वो मिनिमम टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के लिए बैंक या एनबीएफसी को किसी पर्टिकुलर लोन को सिक्योरिटाइज करने से पहले अपनी बैलेंस शीट में रखना होता है, मेंटेन करना होता है। आखिर मिनिमम होल्डिंग पीरियड रिक्वायर्ड क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। अच्छा खुद सोचिए, लोन बैंक ने दिया है मार्केट में, उस लोन को बैंक अब सिक्योरिटाइज कर दे रहा है। अगर बैंक तुरंत लोन देते ही उस लोन को सिक्योरिटाइज कर दे तो बैंक का सरदर्द तो खत्म हो गया यहां पर। तो सबसे पहले बैंक के द्वारा उस पर्टिकुलर लोन की फिजिबिलिटी को समझना जरूरी है कि क्या वो पर्टिकुलर लोन स्टैंडर्ड असेट है, क्या उस पर ईएमआई रिसीव हो रही है, क्या जो कस्टमर है यानी कि ऑब्लिगर जो बोरोवर है वो ट्रस्टवर्दी है, क्रेडिट वर्दीनेस है। इन सब चीजों को समझने के लिए एक मिनिमम टाइम पीरियड रखा गया है जिस पीरियड तक बैंक को अपनी बैलेंस शीट में इस लोन को रखना जरूरी है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्किन इन द गेम, यानी कि बैंक इस गेम में सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस में बना हुआ है। तो ये स्किन इन द गेम एक फ्रेज जैसा है, ठीक है, कि बैंक इस पर्टिकुलर प्रोसेस का एक हिस्सा बना रहे, ऐसा ना हो कि बैंक बोल सकते हैं कि जिम्मेदारी मुक्त हो जाए। टू एंश्योर द लेंडर हैज अ प्रॉपर स्किन इन द गेम। दूसरी चीज, टू प्रिवेंट इमीडिएट सेल ऑफ पुअर क्वालिटी लोन्स। अब कई बार क्या होता है कि ऐसे लोन्स जो कि जिन पर ईएमआई ज्यादा समय तक रिसीव नहीं हुई है, अब बैंक चाहे तो उनको भी सिक्योरिटाइज करना चाहेगा क्योंकि उसे तो लिक्विडिटी मैनेज करनी है। तो ये मिनिमम होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट इसलिए रखा गया है कि एटलीस्ट बैंक इतने समय तक उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को अपने पास रखे, ठीक है। तो बैंक इमीडिएट सेल ना कर पाए पुअर क्वालिटी ऑफ लोन्स को, इसको देखने के लिए एमएचपी वाले कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। ड्यू डिलीजेंस जो है, ड्यू डिलीजेंस किस प्रकार का लोन है, किसको दिया गया है, सारा प्रोसेस समझना जरूरी होता है। तो ये इंप्रूव हो जाए और क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस जो है वो भी इंप्रूव हो। टू अवॉइड ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट माल प्रैक्टिस। तो ये ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट माल प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि बैंक ने तुरंत लोन दिया और तुरंत इसे सिक्योरिटाइज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की प्रैक्टिस से बैंकिंग सिस्टम भी वीक होगा और साथ साथ जिस नजरिए से सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था वो भी कमजोर होगा। तो इस माल प्रैक्टिस को रिमूव करने के लिए, से बचाने के लिए बैंकिंग सिस्टम को ये मिनिमम होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। अब मिनिमम होल्डिंग पीरियड अलग अलग प्रकार के लोन के केस में क्या क्या है, कितने कितने। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेटेस्ट डायरेक्शन के हिसाब से मिनिमम होल्डिंग पीरियड नॉर्म्स जो हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सिक्योरिटाइजेशन डायरेक्शन 2021 के हिसाब से क्या है, तो जो भी स्टैंडर्डाइज्ड एमएचपी फॉर लोन्स हैं वो क्या है, लोन्स विद अ टेन्योर ऑफ अप टू 2 इयर्स। मतलब ऐसे लोन जिनका टेन्योर 2 वर्ष का है, 2 वर्ष तक का है, इनके लिए जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड है वो 3 महीने का है, 3 मंथ्स का। ठीक है, तो शॉर्ट में याद रखना जरूरी है कि ऐसे लोन जिनका टेन्योर 2 साल तक का है उनके लिए एमएचपी 3 मंथ्स का है, यानी एटलीस्ट 3 मंथ तक बैंक अपनी बैलेंस शीट में ऐसे लोन को शो करेगा। लोन जिनका टेन्योर 2 वर्ष से ज्यादा का है, मोर देन 2 इयर्स, इनके लिए जो एमएचपी का कॉन्सेप्ट है वो 6 मंथ का, एमएचपी इज नाउ ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने का है। रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, एक तरह से होम लोन की बात कर रहे हैं, इसे आप शॉर्ट में आरएमबीएस बोलते हैं। द एमएचपी फॉर होम लोन्स हैज बीन रिलैक्स्ड टू 6 मंथ। पहले 12 महीना होता है, उसे कम करके 6 महीना कर दिया गया है, 6 मंथ कर दिया गया है और 6 इंस्टॉलमेंट कर दिया गया है, विच एवर इज लेटर। ठीक है, तो रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज के केस में जो एमएचपी है
ये 6 मंथ या फिर 6 इंस्टॉलमेंट का कर दिया गया है, पहले ये ज्यादा हुआ करता था। तो ये तो एमएचपी की बातें आपको पता चल गई। एक और टर्म है जिसका नाम है मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट, एमआरआर। ये क्या होता है? पहले तो आपने ये समझ लिया कि एमएचपी का मतलब है कि इतने टाइम पीरियड के लिए बैंक उस लोन को अपनी बैलेंस शीट में शो करेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई लोन है 1 करोड़ का, बैंक के द्वारा इस लोन को दिया गया है किसी संस्था को, ठीक है, किसी कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, बैंक के द्वारा ये लोन दिया गया। अब बैंक चाहता है कि इस पर्टिकुलर लोन को क्या कर दे, सिक्योरिटाइज कर दे। तो बैंक के मन में तो यह आएगा कि मैं सारा सरदर्दी खत्म कर दूं, मैं पूरा का पूरा 1 करोड़ 1 करोड़ क्या कर दूं, सिक्योरिटाइज कर दूं। लेकिन इससे क्या होगा कि बैंक इस गेम में बचेगा ही नहीं, मतलब बैंक स्किन इन द गेम वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, बैंक की सरदर्दी खत्म हो जाएगी, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोन ओरिजिनेट हुआ है बैंक से, बैंक ओरिजिनेटर है, तो वो इस गेम का हिस्सा रहना चाहिए। इससे बैंक की लायबिलिटी बनी रहेगी और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी सिक्योर फील करेंगे। तो पूरा का पूरा यानी कि 100% सिक्योरिटाइजेशन कभी नहीं होता है, बैंक को एटलीस्ट कुछ परसेंट उसका अपने बैलेंस शीट में शो करना ही होगा हमेशा के लिए, ऑलवेज। तो वो जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट है वो कितना है, वही हमें जानना है। द ओरिजिनेटर बैंक और एनबीएफसी मस्ट रिटेन अ मिनिमम पोर्शन ऑफ सिक्योरिटाइज असेट्स इन इट्स ओन बैलेंस शीट, अपनी बैलेंस शीट में उसे दिखाना होगा। तो कौन से लोन में कितना है ये समझना और जानना जरूरी है। तो जो लेटेस्ट सिक्योरिटाइजेशन नॉर्म्स आए हुए हैं एमआरआर से संबंधित वो आपके सामने हैं। सबसे पहली चीज तो ऐसे लोन्स जिनकी मैच्योरिटी अप टू 24 मंथ की है, अप टू 24 मंथ्स है, इनके लिए एमआरआर कितना है, इनके लिए मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट 5% का है, मतलब 5% ऑफ टोटल जो भी असेट है वो बैंक अपनी बैलेंस शीट में रखेगा, लेफ्ट 95% को वो सिक्योरिटाइज कर सकता है। फॉर लोन्स विद मैच्योरिटी 24 मंथ, 24 महीने से ऊपर की मैच्योरिटी है, तो यहां पर एमआरआर कितना है, 10% ऑफ द बुक वैल्यू। लेकिन जब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज के केस में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो मिनिमम एमआरआर मेंटेन करने के लिए बोला गया है वो 5% ऑफ रिटेंशन बोला है, 5% ऑफ बुक वैल्यू बोला गया है। तो याद रखिएगा, लोन्स जो अप टू 2 ईयर्स तक के हैं उनके लिए एमआरआर 5% है। ऐसे लोन्स जिनका टेन्योर 2 साल से ज्यादा का है उनके लिए 10% है। बट इन केस ऑफ रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज वहां पर 5% का एमआरआर रखा गया है। तो ये सारी बातें बड़ी खास हैं एग्जाम के नजरिए से, और ये टेलीग्राम चैनल, इसके बारे में लगातार मैं बताता रहता हूँ, जैब_क्या भाई भास्कर सर, इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। लेकिन अब आपकी जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन को तूफानी गति से बढ़ाने के लिए क्या जरूरत है, 22 तारीख को रजिस्ट्रेशन समाप्त हो रहा है, अभी तक किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो अभी भी मौका है, जल्दी करिए, हो सकता है आप इसी बार अपने जेआईबी सारे पेपर क्लियर कर लें, ठीक है? तो अपने आप को कम मत आंकिए, आप देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा है, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ये एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, वो भी एक बार में क्लियर कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए क्या करना है, ऐसे करने के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है इसे समझने की जरूरत है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है जीआईबी महापैक, क्योंकि इसके अंतर्गत आपके जो 4 मेन पेपर है ना, इन सभी पेपर का एक्सेस मिल जाता है आपको। अब इसके अलावा क्या मिलता है, इसके अलावा आपको 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, 15 बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा आपको, समझिएगा इस चीज को, 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। अभी जो 15 प्लस बैचेस हैं, 15 प्लस बैचेस हैं, इसका क्या फायदा है भाई, आपको एक बार ये महापैक के साथ आप जुड़ गए तो दोबारा किसी बैच को लेना ही नहीं है, जितने भी बैचेस आएंगे उस टाइम पीरियड में वो सब एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है? 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ में आपके लिए सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है। 2799 6 मंथ, 3999 12 मंथ, 24 मंथ 5999 में आपके लिए सेवा उपलब्ध है। फाउंडेशन बैच की बात करें तो जेआईबी फाउंडेशन 2.0 बैच आपके कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करने से संबंधित है, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड बैच है आपका। रेगुलर प्लान 1999 में है और प्रो प्लान 2999 में। अब प्रो प्लान है क्या?
साथियों, प्रो प्लान का मतलब है कि इस एक प्रो प्लान के तहत आपको बैच का एक्सेस तो मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ में जैब बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स, जैब की जो 4 बुक्स होती हैं, तो मार्केट में सबसे इफेक्टिव बुक में से एक है, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको मेंटोरशिप बैच मिल जाते हैं, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाता है। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे इसमें, सब कुछ मिल रहा है आपको प्रो में। अगली बात, हम उन बैंकर्स के लिए जो बड़ा बिजी शेड्यूल फेस कर रहे हैं इस समय, दूर ब्रांच है लेकिन डेली अप डाउन कर रहे हैं, उनके लिए एक बैच ला रहे हैं, जैब वीकेंड बैच। 21 से शुरू हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है आपके लिए वीकेंड बैच। ये जो जैब वीकेंड बैच है, ये आपके लिए कल से शुरू हो रहा है, और इस बैच का मेन ऑब्जेक्टिव नवंबर 2026 वाला जैब एग्जाम है। क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो हम आपके लिए ला रहे हैं वीकेंड बैच। ये क्लासेस केवल वीकेंड पर होंगी और आप आराम से वीकेंड पर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। आपके लिए रेगुलर प्लान 2499 और प्रो प्लान जो है वो 3499 का है। क्या है प्रो प्लान, मैं बता चुका हूं आपको। जब एमसीक्यू बैच ला रहे हैं, जिनका फाउंडेशन बैच पूरा हो चुका है, वो एमसीक्यू बैच के साथ जुड़कर अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट कर पाएंगे एमसीक्यू और केस स्टडीज में। तो बिल्कुल इस बैच का हिस्सा बनिए, अपने आप को चेक करिए, एनालाइज करिए, इवेलुएट करिए। दिस इज द टाइम। तो रेगुलर प्लान जो है 1999 में है और प्रो प्लान 2999 में आपके लिए उपलब्ध है। जो लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए समझ 2.0 बैच है। आपके लिए रेगुलर प्लान 2299 एंड प्रो प्लान 3799 का है। मैं बात कर रहा था जैब बैंकर्स बुक की, जो कि सेट ऑफ 4 बुक्स हैं, और ये मार्केट में अवेलेबल है 1224 में। बट अगर प्रो प्लान परचेज करते हैं तो आपको 2999 में बैच के साथ बुक्स और अनलिमिटेड प्रैक्टिस का खजाना मिल जाता है। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पीडब्ल्यू स्टोर, आपको ये सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल जैब अंडरस्कोर कैब बाई भास्कर सर, मैं पहले बता चुका हूं आपको कि इस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाइए और इसके साथ जुड़कर अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं आप। तो निश्चिंत होकर इस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनिए और अपने सारे एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बेफिक्र होकर पूछ लीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सेशन को लाइक करिए, साथियों को शेयर करिए, चैनल को ज्वाइन करिए और रेगुलर अपडेटेड रहिए। धन्यवाद।